अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रोहान सईद और प्रॉपर्टी बाय आरएस के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको जैसा टाउन की अपडेट्स, प्राइसेस वगैरह का आपको एक मैंने ओवरव्यू दे दिया था। अच्छा, आज जो है कुछ फ़ेज़ 2 के सेक्टर्स और फ़ेज़ 1 के कुछ सेक्टर्स न्यू बैलेटिंग है, जैसे सेक्टर 71 है, ओल्ड बैलेटिंग में सेक्टर 72 है, 65 है। इन सेक्टर्स को मैं ज़रा आपको ओवरव्यू कराऊँगा। उनकी अभी आपको सिचुएशन दिखाऊँगा कि वहाँ पे अगर आप फिज़िकल पोजीशन लेते हैं तो अभी वो क्या कंडीशन है उन सेक्टर्स की। और फ़ेज़ 2 में ख़ास तौर पर सेक्टर 17 है, सेक्टर 17A है, सेक्टर 21 है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, ख़ास तौर पर सेक्टर 17 मैं समझता हूँ कि फ़ेज़ 2 का सबसे प्राइम तरीन सेक्टर में आता है अगर आप ओल्ड बैलेटिंग की बात करते हैं। और न्यू बैलेटिंग में सेक्टर 12, सेक्टर 17A ये दोनों ही बहुत प्राइम लोकेशन पे वाक़ हैं, बिल्कुल गुलशन इलाही के जस्ट पीछे वाक़ हैं। तो वीडियो शुरू करने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप आगाह होते रहें। दोस्तों, पहले तो मैं आपको फ़ेज़ 1 में सेक्टर 72 और 71 की तरफ लेके चलता हूँ। अगर हम तेसर टाउन में हम एंटर होते हैं तो एंटर होने के बाद आपके सामने जो है, जब हम शारा तेसर में लेफ़्ट साइड से हम जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि आगे नाला टूटा हुआ है। 76 सेक्टर के एंड के बाद जहाँ से 72 सेक्टर का सब सेक्टर 4 स्टार्ट होता है, सेक्टर 72 स्टार्ट होता है कि नाला जो है वो टूटा हुआ है, बरसाती नाला। तो जिसकी वजह से डायरेक्ट एक्सेस नाले के ऊपर से आप इस तरह से नहीं जा सकते। तो ये है कि थोड़ा-सा अगर आप सेक्टर 72 में अगर आप डिवाइडिंग रोड पर आते हैं, 76 और 72 के सॉफेट रोड पे डिवाइडिंग पर आते हैं, तो जैसे ही आप डिवाइडिंग रोड पर आएँगे तो आपको बामुश्किल 60 से 70 50 60 70 मीटर आप बामुश्किल आप ट्रैवल करेंगे तो उल्टे हाथ पे आपको एक बड़ी रोड जो है वो 60 फीट की गालिबन या 40 फीट की रोड है, वो आपको एक कच्चा रास्ता दिखाई देगा पूरा। तो वहाँ से आप जाके सेक्टर 72 के मेन 160 फीट रोड और नाले को पार कर सकते हैं। तो ये और वहीं से आपको सेक्टर 71 का भी एक्सेस मिल जाएगा। ये एक्सेस वो है अगर आप सेक्टर 79, 80, 76 से के ज़रिए आप सेक्टर 72 और 71 के मेन 160 फीट के रोड पे जाना चाह रहे हैं, ये उसके लिए एक्सेस है। दूसरा एक्सेस तो बिल्कुल ही प्राइम तरीन एक्सेस है, जो कि गौहर विलास वाला रोड है। अगर आप वो रोड लेते हैं, तो जैसे ही आप नौजरम बाईपास से आप गौहर विलास वाला रोड लेते हैं, तो रोड पे एंटर होते ही पहला राइट जो आप लेंगे, वो आपका सेक्टर 72 और 65 का मेन 160 फीट की डिवाइडिंग रोड पे आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप सेक्टर 65 भी व्यू कर सकते हैं जाकर, सेक्टर 72 और 71 सेक्टर न्यू बैलेटिंग का वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो खैर मैंने आपको दोनों रास्ते दिखाने, मैंने आपको 79 सेक्टर के थ्रू भी रास्ता दिखाया कि एक्सेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग 79, 80, 76 विज़िट कर रहे होते हैं। तो हाथ के हाथ अगर 72 और 65 और 71 भी विज़िट करेंगे तो वो हाथ के हाथ ही विज़िट हो जाता है। जैसे शारा तेसर कंप्लीट होने के बाद 81, 74 सेक्टर अब लोग आराम से ईज़िली उसको विज़िट कर सकते हैं, बल्कि अब सेक्टर 73 भी अब विज़िट कर लेते हैं, क्योंकि वो डेशा मुरीद से भी घूम के लोग आ जाते हैं शारा तेसर के थ्रू। एक पोजीशन हुआ था 65 सेक्टर में 240 गज़ का, 72 सेक्टर में भी कुछ पोजीशंस हुए हैं। बहरहाल वहाँ पे अभी ऐसा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि जैसे-जैसे 79 है, 80 है, 76 से यहाँ कंस्ट्रक्शन बढ़ती जाएगी तो फिर पीछे के सेक्टर्स के नंबर आएँगे। तो मीनवाइल जब तक यहाँ पे मीनवाइल अगर हम बात करते हैं कि फ़ेज़ 1 में नए शुरू के सेक्टर्स में जब तक कंस्ट्रक्शन जो है काफ़ी ऑक्यूपाइड नहीं होते, तो पीछे के सेक्टर्स का नंबर उसके हिसाब से फिर आना शुरू होगा। अच्छा, यहाँ पे 72 में भी सेक्टर में भी जो मैं आपको एक प्राइस का आइडिया दे दूँ, 80 गज़ जो है वो 4.5 पौने 5 लाख के दरमियान चल रहा है, ठीक है। और इसी तरह से 65 सेक्टर में भी यही रेट है। 80-120 गज़ का जो रेट है 4.5 पौने 5 लाख रुपए का है, और 120 गज़ का रेट है 5.5 सवा 5 पौने 6 लाख रुपए का रेट है 72 में भी और 65 में भी। अच्छा, न्यू बैलेटिंग सेक्टर 71 है, ये भी बिल्कुल फ्लैट ज़मीन है। आप वीडियो में मैंने आपको शो कराया है कि बिल्कुल फ्लैट ज़मीन है।
जितने खड्डे 72 सेक्टर में हैं, 71 सेक्टर में मुझे बज़ाहिर एज़ इतना जो अनइवन तरीका नहीं दिखा। 71 सेक्टर की ज़मीन मुझे ज़्यादा बेहतर लगी सेक्टर 72 के मुकाबले में। अच्छा, 71 में जो है न्यू बैलेटिंग है, इसका अलॉटमेंट ट्रांसफ़र लेकर आप फिज़िकल पोज़ीशन ले सकते हैं। यहाँ भी यही हुआ है कि अभी तक लोगों ने फिज़िकल पोज़ीशंस नहीं लिए हैं और अब उसका ट्रांसफ़र अलॉटमेंट का सिलसिला आगाज़ हो चुका है। तो अगर आपको अलॉटमेंट ट्रांसफ़र भी लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, अपने नाम पे अलॉटमेंट और ट्रांसफ़र करवा लें। अच्छा, जो प्राइसेस हैं, क्योंकि न्यू बैलेटिंग है, आजकल प्राइसेस न्यू बैलेटिंग की काफ़ी ज़रा एक तरह से डिप पे आई हुई हैं, नीचे आई हुई हैं। तो सेल परचेज़ आजकल न्यू बैलेटिंग की ऐसा कोई ख़ास है नहीं मार्केट के अंदर। जिस तरह से ओल्ड बैलेटिंग की जो सेल परचेज़ है वो काफ़ी ज़्यादा लोग कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, बट न्यू बैलेटिंग की जो है वो इस तरह से मार्केट में सेल परचेज़ अभी नहीं चल रही है। तो इस वजह से अगर आप उसको कंपेयर करें तो उसकी प्राइसेस थोड़ी सी आपको 72 सेक्टर के मुकाबले में कम दिखेंगी। हालाँकि मुझे लोकेशन के वाइज़ दोनों एक ही तरह की लोकेशन थे। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम फ़ेज़ 2 में आते हैं, तो फ़ेज़ 2 में अगर आप नॉर्दर्न बाईपास मेन पे खड़े हुए हैं, जहाँ से आपको सामने साइमा विला सुपर हाईवे दिखता है और पीछे आपके साइमा विला सुपर हाईवे होगा, ठीक है? और अगर आप नॉर्दर्न बाईपास पे थोड़ा आगे जाएँगे तो नॉर्दर्न बाईपास का टोल प्लाज़ा आएगा, तो आपको टोल प्लाज़ा पे नहीं जाना। नॉर्दर्न बाईपास से पहले है शेल का पंप, शेल के पंप से जस्ट पहले है गुलशन इलाही का गेट। गुलशन इलाही का गेट सीधे हाथ पर आपको पड़ेगा। नॉर्दर्न बाईपास में अगर आप आ रहे हैं, सादी गार्डन से आ रहे हैं या सुपर हाईवे से अगर आप आ रहे हैं, तो नॉर्दर्न बाईपास से पहले, शेल से पहले सीधे हाथ पे आपको गुलशन इलाही का गेट पड़ेगा। वहाँ से आप एंटर होंगे तो वो पब्लिक रोड है और वहाँ पे भी आजकल कुछ गुलशन इलाही और मुस्लिम सिटी वगैरह में एक्टिविटीज़ वगैरह चल रही हैं। बट मैं ये हर बार होता रहता है यहाँ पे ऐसा मामला है, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता कि आप उसको इतना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें आप। बहरहाल, जब आप गुलशन इलाही और मुस्लिम सिटी आप वीडियो में देख सकते हैं, तकरीबन नॉर्दर्न बाईपास अगर आप साइमा विला सुपर हाईवे से बात करेंगे तो 8 मिनट में आप सेक्टर 17 में पहुंच जाएंगे। 17 है तो उससे भी पहले है, आप तकरीबन 7 मिनट, साढ़े 6 मिनट में पहुंच जाएंगे। और सेक्टर 12 तो आप 5 मिनट, साढ़े 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। बट वही बात है कि न्यू बैलेटिंग है तो इसलिए रेट्स कम है। सेक्टर 12 और सेक्टर 1 है। सेक्टर 17 और 21 ये ओल्ड बैलेटिंग के सेक्टर्स हैं। और सेक्टर 21 भी जस्ट आप जैसे ही सेक्टर 17 क्रॉस करेंगे तो चौक आएगा, तो चौक के साथ ही आपको सेक्टर 21 भी आपको नज़र आ जाएगा। और सेक्टर 21 भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं फ़ेज़ 2 में। और ये दो सेक्टर 17 और 21 ये इसके हवाले से मैंने 4-5 साल पहले एक वीडियो भी बनाई थी कि तेसरा टाउन के जो ये मुस्तकबिल के सितारे हैं ये सेक्टर 17 और 21 हैं, क्योंकि ये ओवरऑल इनकी लोकेशन फ़ेज़ 1 से भी अच्छी है। बट फ़ेज़ 1 में क्योंकि मेमार से करीब है, गार्डन सिटी से करीब है, सारे सेक्टर्स एक साथ हैं और एंट्री गेट बना हुआ है और रोड्स बहरहाल बनी हुई हैं, लोग आना जाना एक्सेसिबल ईज़िली एक्सेसिबल है। सबसे पहले कि मेमार वालों को सबसे करीब पड़ता है, तो इस वजह से फ़ेज़ 1 जो है वो सेल परचेज़ हमेशा लोग वहाँ पे फ़िज़िकल पोज़ीशंस भी इसलिए लोग ज़्यादा लेते हैं और कंस्ट्रक्शंस भी ज़्यादा होती हैं। बट आहिस्ता-आहिस्ता, जैसे साइमा विलास में पहले बिल्कुल आबादी नहीं थी, मेरी एक वीडियो भी है 5-6 साल पहले मैंने रिकॉर्ड की थी, तो साइमा विलास सुपर हाईवे में एक भी घर आबाद नहीं था उस वक़्त। और आज तकरीबन 50% प्लस आबादी है साइमा विलास सुपर हाईवे के अंदर। और सादी गार्डन के हवाले से भी मुझे याद पड़ता है, मैंने काफ़ी पुरानी वीडियो थी जिसमें मैंने सादी गार्डन का आपको मंज़र दिखाया था। बामुश्किल 10 फैमिलीज़ थी, 7 से 8 साल पहले की वीडियोज़ थी। आज सादी गार्डन जो है तकरीबन 45%, 40%, 50% के करीब ऑक्यूपाइड हो चुका है। और बात वही है कि टाइम के साथ साथ हर चीज़ होती रहती है और उसमें डेवलपमेंट भी आती है, लोग आबाद भी होते हैं। लोगों ने जो भी अपने एक रिहाइश का जो भी एक शुरू में टफ़ पीरियड और एनवायरनमेंट होता है वो गुजार चुके होते हैं, फिर वो बेनिफिट भी उठाते हैं। तो अब जो साइमा विलास की आबादी है बिल्कुल अब करीब आ चुकी है। तो इसी तरह से गुलशन इलाही भी देर सवेर करके कभी ना कभी ये भी आबाद होगा, मुस्लिम सिटी भी आबाद होगा। तो लाज़मी बात है कि सेक्टर 17 और 21 इस वजह से बहुत ही प्राइम तरीन सेक्टर्स बन जाते हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि जो लोकेशन वाइज़ तेसा टाउन की जो एक एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत ही बेहतर है और काफ़ी ज़्यादा जगहों से आपकी एक्सेसिबिलिटी होती है। जैसे कुछ लोग अगर एयरपोर्ट की तरफ प्रेफ़रेंस करना चाहते हैं तो उनके लिए सेक्टर 17-21 ज़्यादा बेहतर है कि वो नॉर्दर्न बाईपास से जिना एवेन्यू कनेक्ट कर सकते हैं।
और सीधा जिना एवेन्यू से एयरपोर्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप नॉर्दर्न बाईपास पे होंगे तो आप एयरपोर्ट जो है तकरीबन 15-16 मिनट 17 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। नॉर्मल ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ मैं आप। तो अगर आप 8 मिनट प्लस ये कर लें 17 सेक्टर के, तो आप 25 मिनट 24 मिनट में आप आराम से आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। अच्छा, इसी तरह फ़ेज़ 1 में भी आप फ़ेज़ 1 से भी अगर आप सुपर हाईवे भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको 13-14 मिनट लग जाएंगे। तो मतलब ये ऐसा मामला नहीं है कि कोई 25-30 मिनट में आप सुपर हाईवे टच करेंगे। आप 13-14 मिनट 12 मिनट में आप टच कर लेंगे। तो एक्सेसिबिलिटी स्कीम 33 की तरफ भी, स्कीम 45 की तरफ भी, गुलशन मेमार की तरफ भी, पुरानी सब्जी और जो नई सब्ज़ी मंडी है उसकी तरफ भी एक्सेसिबिलिटी, प्लस राइट साइड पे आपका जो पूरा पोर्ट एरिया साइड है हब की तरफ, और जो कराची पोर्ट का रास्ता है वो जाता है। और बनाई नॉर्दर्न बाईपास को इसलिए किया गया था कि जो कराची पोर्ट का ट्रैफिक के लिए एक अल्टरनेट रास्ता दिया जाए, और वो डायरेक्ट जो है यहाँ से जो सारा हैवी ट्रैफिक है वो कराची से डायरेक्ट बाहर चला जाए। तो ये मेन कमर्शियल लोकेशन पे वाक़ है। प्लस अगर आप एक तरह से हम बात करते हैं स्कीम 33 की, वो सोसाइटी जो सादी टाउन के पीछे आती हैं, पीर अहमद ज़मान है, उसके पीछे आपके पास हंसा सोसाइटी है, जमाली पुल के साइड इलाके हैं, वो आपके सारे एक समझ लीजिए कि एक सर्किल में आते हैं। एक साइड पे आपके नॉर्थ कराची सुरजानी टाउन भी एक्सेसिबल बनता है, और हब की तरफ का इलाका भी एक्सेसिबल बनता है। एक तरफ आपका गुलशन मेमार, गार्डन सिटी, स्कीम 33 की मशरक सोसाइटी, मीरठ सोसाइटी, अलीगढ़ सोसाइटी, ये सारा एक्सेसिबल बनता है। एक तरफ आपका साइमा विला, सुपर हाईवे, साजी टाउन, पीर अहमद ज़मान और सुपर हाईवे, जिना एवेन्यू, ये सारे इलाके आपके एक सर्किल में आकर एक्सेसिबल बनते हैं। तो तेसरा टाउन उनके बिल्कुल एक तरह से आप देखें तो बीचों बीच वाक़ है। अब ये क्योंकि आबाद नहीं है, लोग अभी जिस तरह से आबाद होना शुरू होगा तो लोगों को रिहाइश करके आइडिया होगा कि एक्सेसिबिलिटी वाइज जैसे गुलिस्तान जौहर, अब उससे तो अभी तो आज पूरा सेंटर में आ गया। तो एक तरफ जब गुलिस्तान जौहर भी बिल्कुल आज से 30 साल पहले सन्नाटा था, तो लोग यहाँ से गुजरते भी नहीं थे, 30-35 साल पहले की बात है। तो आज गुलिस्तान जौहर जो सेंटर ऑफ कराची के अंदर आ गया है। तो अब ये तेसरा टाउन ज़ाहिर सी बात है कि अब जो कराची की जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उस तरफ की जो आबादी सारी बनेगी, जो आबाद हो रही है, वहाँ पे तेसरा टाउन एक काफ़ी ज़्यादा प्राइम लोकेशन में आता चला जाएगा जब लोग रिहाइश करना स्टार्ट करेंगे। अगर अच्छा, काफ़ी एक सवाल ही मुझसे हुआ था कि सुरजानी टाउन और तेसरा टाउन में बेहतर कौन सा है, तो मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि मुझे तेसरा टाउन की लोकेशन के वाइज़ और उसकी जो ज़मीन है वो ऊपर की तरफ है। तो जैसे नशेब होता है वो इलाका काफ़ी ज़्यादा, उसमें काफ़ी ज़्यादा बारिशों में वो जो है वो पानी भरता भी है, डूबता भी है। लेकिन तेसरा टाउन में जो है वो सारा जो बरसाती सिस्टम है वो नीचे की तरफ सारा पानी आके आगे निकलता है। तो तेसरा टाउन उस पे हाइट के ऊपर आता है, हाइट पे वाक़ होता है। तो ये भी काफ़ी बेनिफिट है तेसरा टाउन के लिए। तो हर तरह से मुझे उस हवाले से, और बेसिकली सुरजानी टाउन का जो हाल ऑलरेडी हो चुका है, एक कोना है अलग, सुरजानी टाउन के पीछे फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हो सकता है कुछ हमारे सुरजानी टाउन के दोस्त वगैरह नाराज़ हो, बट जो लोकेशन है कि अगर आप नॉर्थ कराची सुरजानी टाउन है और फिर नॉर्दर्न बाईपास पहुंच गए तो उसके पीछे फिर आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। बट जो तेसरा टाउन में एडवांटेज है कि आपको काफ़ी ज़्यादा, जो मैंने आपको अभी चीज़ें बताई कि कहाँ कहाँ आपके लिए ऑप्शंस मौजूद हैं, 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस के अंदर या फासले के अंदर आपके सामने हैं। अच्छा, प्राइसेस वाइज वही मार्केट की सिचुएशन है। मैंने आपको सिर्फ आज वीडियो सेक्टर 17, 21, 17A और फ़ेज़ 1 के 71 और सेक्टर 72 और 65 दिखाने के लिए बनाई थी। प्राइसेस मार्केट वही फ़िलहाल थोड़ी सी स्टक हुई हुई है, और अब ये है कि जैसे ही कोई फर्दर डेवलपमेंट आती है या जैसे ही थोड़ा सा दोबारा से एक बूस्ट अप आता है तो वो भी, इसकी भी अपडेट मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। बट पॉइंट यही है कि मेरे आपसे वह पहले भी गुजारिश थी और अभी भी है, फ़िज़िकल पोज़ीशंस लेके जैसे जैसे मौका मिलता जाता है कंस्ट्रक्शन करते जाएँ, लीज़ कराएँ, कंस्ट्रक्शन करें। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी जो है, अब ज़ाहिर सी बात है हर एक के लिए अपना एक टाइम पीरियड होता है, हर एक चीज़ के लिए एक वक्त होता है, तो वो ऑप्शन अवेल करना चाहिए। तो ये अपॉर्चुनिटी डिपेंड करता है, टाइम के साथ आती है। अब स्कीम 33 काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो चुकी है, अभी फ़िलहाल 6-8 महीने में मज़ीद और उसके स्कीम 33 के रेट्स ऊपर जा चुके हैं। पीर अहमद ज़मान में रेट्स काफ़ी ऊपर चले गए हैं। 70 लाख 60 लाख रुपए की जो फ़ेज़ 1 में फ़ाइल्स थी वो अब 75, 80, 85 लाख रुपए पे चली गई हैं। तो अब जो आपके पास ऑप्शन है वो अब
क्या कहते हैं कि प्लॉट सस्ता मिल जाए कहीं चंद लाख रुपए में, वो आप फ़िलहाल और करीब तरीन आबादी म्यांमार की हो जैसी, वहाँ पे आपको हर चीज़ मिलती है, गार्डन सिटी अच्छा खासा आबाद हो चुका है। तो वो 63 टाउन ही आबादी है जहाँ पे आपको चंद लाख में, आपको 79 सेक्टर में 15 लाख, 16 लाख, 18 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाए, कंस्ट्रक्शन करके आप रिहाइश शुरू कर सकते हैं। टफ़ होगा बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जो पीर अहमद ज़मान में जब शुरू में लोग गए थे आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, वो भी ऐसे ही एनवायरनमेंट में गए थे और उस वक़्त ये प्लॉट 50 लाख रुपए का था और आज उनका प्लॉट अगर 85 लाख रुपए, 90 लाख या 80 लाख रुपए पे जा रहा है, तो वो उन्होंने उसका एक बेनिफिट रिज़ल्ट अब अवेल कर रहे हैं। तो आपको अब स्कीम 33 तो समझिए काफ़ी ज़्यादा, ऑलरेडी गुलशन मेहरान में अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो अब तो कम से कम प्लॉट भी जो 96 गज़ का है, वो भी 42-43 लाख रुपए का चला गया है। गुलशन मेहरान के अंदर भी अब प्राइसेस ऑलरेडी एक बाउंस बैक ले चुकी हैं अच्छा खासा। तो वो वहाँ स्कीम 33 की सोसाइटीज़ में जब जंप आता है तो 25, 30, 50 लाख रुपए का जंप आता है और एकदम से इंसान के पास 1-1 लाख रुपए की वैल्यू होती है और वो फ़ौरन ही वो रेंज से आउट हो जाता है और वो चीज़ ले नहीं पाता। बहुत सारी बार ऐसा हुआ है, 1-2 क्लाइंट्स के साथ ऐसा हुआ भी। अपना घर बेचा उन्होंने कि स्कीम 33 में प्लॉट लेकर कंस्ट्रक्ट कराएँगे। अब जब उन्होंने फ्लैट बेचा, मिसाल दे रहा हूँ, उन्होंने फ्लैट बेचे 1 करोड़ का और सोसाइटी में वहाँ घर मिल रहा था, प्लॉट मिल रहा था उनको, 1 करोड़ का ही प्लॉट मिल रहा था। कंस्ट्रक्शन के पैसे थे उनके पास, लेकिन जब वो लेने पहुँचे, डील हुई और डील के दौरान जब वो प्लॉट वहाँ सोसाइटी में ढूँढना शुरू किया, लेना शुरू किया, वहाँ 20-25 लाख, 30 लाख रुपए ऐसे बढ़े, वो उनकी रेंज से आउट हो गया। अब 30 लाख रुपए अरेंज करने एक मिडिल क्लास के लिए जो जॉब कर रहा है या कोई बिज़नेस भी छोटा-मोटा कर रहा है, उसके लिए काफ़ी एक बहुत बड़ा एक टास्क होता है। तो वो तो हवा में लटक गया, उसने अपना घर भी बेच दिया और ना वो प्लॉट ले पा रहा है। स्कीम 33 में आजकल मामलात चल रहे हैं, ये आप ज़रूर रखिएगा कि स्कीम 33 में कुछ भी लेने से पहले अगर आपके पास एक अपना घर बेच के या प्रॉपर्टी बेच के काम कर रहे हैं, तो आप हाथ में इतना अमाउंट रखें कि प्लॉट पहले आप ज़रूर ले लें। वरना आप, क्योंकि स्कीम 33 में रेट्स इतने तेज़ी से बढ़ते हैं, लाखों में बढ़ते हैं कि आपकी एकदम से रेंज से बाहर हो जाएगा और आप ना घर बेच पा रहे होंगे, घर बेच दिया होगा या कोई प्रॉपर्टी आपको मिल नहीं पा रही होगी, तो वहाँ प्रॉब्लम में आएँगे। तो इस 63 टाउन में जो आपको फ़र्क आता है, वो मार्केट में अगर 5 लाख की फ़ाइल है तो 6 लाख की हो जाएगी, 7 लाख की हो जाएगी, 15 लाख की फ़ाइल है तो 18 लाख की हो जाएगी, 20 लाख की हो जाएगी। तो ये चेंज ये परसेंटेज वाइज़ तो बहुत बड़ा होता है, बट ये लाखों के हिसाब से काफ़ी छोटा एक हिस्सा बनता है। बट ये जैसे-जैसे बढ़ते जाएँगे, यहाँ भी फिर स्कीम 33 वाला मामला होगा, बट ये फ़ौरन तो नहीं होगा, ये आने वाले टाइम में होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कीजिएगा। कोई आपको सजेशन देनी है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।